राज्य से मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जो अपने अपने दलों का पक्ष रखेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। वेलकम शुभेंदु जी। प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनित सिंह है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहां पर मैं अब निरंजन पोद्दार जी को इंट्रोड्यूस करूंगा। निरंजन जी, ये जो पूरी लड़ाई हुई है सर, 6 जनवरी, 24 जनवरी, 6 फरवरी, 16 तारीख को तो खैर कैंसिल ही हो गया, और ये पूरी प्रक्रिया दिल्ली के लोगों ने देखी है। कानूनी लड़ाई हुई, कोर्ट के जरिए फैसला भी आया है। बीजेपी अभी भी कह रही है कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, टेक्निकल ग्लिच अभी भी पैदा किया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण से बीजेपी को क्या सेटबैक मिला है और आम आदमी पार्टी के लिए क्या फायदा है? जी धर्मराज जी, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल सर, आ रही है, प्लीज। हाँ जी धर्मराज जी, देखिए ऐसा है, किसको क्या सेटबैक मिला है इसकी बात मैं बाद में बात करूंगा। सबसे बड़ा सेटबैक जो मिला है वो दिल्ली की जनता को मिला है। और आज जिस तरीके से अभी मैं इनको आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी बयानबाजी सुन रहा था, वो कह रहे थे एलजी की गाल के ऊपर तमाचा पड़ा है भारतीय जनता। देखिए तमाचा पड़ा है भारतीय जो दिल्ली की कुत्सित राजनीति चलती है, तमाचा पड़ा है उसके ऊपर। उसका ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं कह रहा हूं कि जब चुनी हुई संस्था, मैं निगम की बात कर रहा हूं, चुनी हुई संस्था के अंदर मेयर की चेयर के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो इसके लिए मेरे हिसाब से इससे और गंदी और इससे और शर्मनाक राजनीति हो नहीं सकती। और धर्मराज जी, इसके अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले अपना वर्डिक्ट दिया था, उसी हिसाब से आज निर्णय दिया है। लेकिन अगर इस निर्णय का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को तो शर्मिंदगी होनी ही चाहिए, साथ में शर्मिंदगी इसके अंदर आम आदमी पार्टी को भी होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी आपकी बाइट के अंदर आपने चलाई, दुर्गेश पाठक कह रहे थे कि एलजी के गाल पे तमाचा पड़ा है। मुझे एक बात बताइए कि जो पहली जो सदन की मीटिंग थी उसके अंदर इन्होंने झगड़ा, जो कुर्सियां चली, जो लात घूसे चले, किस बात पे चले? इस बात पे चले कि इन्होंने जो प्रोटेम स्पीकर कहें या जो पीठासीन अधिकारी कहें वो इन्होंने कैसे बना दिया। इन्होंने एल्डरमैन जो मनोनीत सदस्य हैं एलजी ने असंवैधानिक बना दिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी व्याख्या नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी। मतलब जिसको आप असंवैधानिक बता रहे थे, जिस एलजी को आप पानी पी पी करके गालियां दे रहे थे, मतलब वो एलजी का मनोनयन ठीक था। तो ये तो आम आदमी पार्टी के ऊपर मेरे हिसाब से एक तमाचा है। अब बात करूं भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निश्चित रूप से जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है कि भाई निर्णय दिया है कि भाई ये जो 10 मनोनीत सदस्य हैं ये वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और मैं बार बार धर्मराज जी, यही आपके चैनल पे भी पूर्व डिबेट में मैं ये बात कह चुका हूं, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती कि पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को अपनी पिच पे खेलने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यहां दिल्ली में आकर के पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या इनके थिंक टैंक को क्या हो जाता है कि ये इनके ट्रैप में फंसना स्टार्ट हो जाते हैं। इनका एक तो विक्टिम कार्ड वाला काम चल जाता है। दूसरी बात, ये आपको भी पता है कि जैसे तैसे करके और इस मामले को 31 मार्च तक खींचने की योजना दोनों ही पार्टियों की है, क्योंकि अभी अगर मेयर चुना जाएगा तो वो 1-1.5 महीने के लिए चुना जाएगा और उसके बाद में जो कार्यकाल जो स्टैंडिंग कमेटी के दो मेंबर, वो एक कार्यकाल जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। उसी दौरान फंडिंग अलॉट होती है, उसी दौरान सारी योजनाएं बनती हैं, सारी चीजें उस दौरान सुचारू रूप से चलती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है धर्मराज जी कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट के मैं फैसले को लेके चलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की राजनीति उस प्याज की तरह हो गई जिसके छिलके उतरते ही उतरते जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी निर्वस्त्र नहीं हो रहा। और ये देख करके दिल्ली का आम वोटर भी अपने आप को ठगा हुआ। निरंजन पोद्दार साहब, चौथी बार एमसीडी सदन बैठेगी। कल इस समय तक क्लियर हो जाएगा कि कितने तारीख को चौथी बार सदन एमसीडी सदन को बुलाया जाएगा, बैठक होगी। किसी मामले को लेकर कोई भी दल, नाम नहीं लूंगा, 2 ही दल हैं जिनके सदस्य वहां पर होंगे, कोई एक दल की तरफ से अगर हो हंगामा शुरू हो जाता है, किसी पार्षद को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से हल्ला करने से या अपने कुर्सी से उठने से तो रोका नहीं जा सकता है, फिर क्या होगा? देखिए ऐसा है धर्मराज जी, मेरे को अभी भी इस चीज में संदेह है कि 31 मार्च
दिल्ली के चेयर पे मेयर बैठेगा। मुझे अभी भी इस बात का संदेह है। निश्चित रूप से मैं आप ही की बात के अंदर आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टियों का अपना अपना हित यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसके अंदर एक चीज और महत्वपूर्ण मैं आपको जो बोलना चाह रहा था पहले, धर्मराज जी थोड़ा सा अनुमति दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की राजनीति पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो 160 डिग्री कोण घूम रहा है, इसको भी आपको नजर आना चाहिए। जो भी देश की जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर 2 राज्य ऐसे हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, जहां की विधानसभाएं हैं, जहां पे चुनी हुई सरकारें हैं। लेकिन आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा, उनका सुप्रीम बॉस कहें या उनका गार्जियन कहें, वो एलजी है और एलजी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिल्ली की राजनीति के अंदर आप देख रहे होंगे कि भाई हर चीज के अंदर एलजी के काल पे तमाचा बताते हैं। कभी कहते हैं कौन है एलजी, कहां से आ गया ये एलजी, हमारे सिर पे बैठ गया एलजी। भाई आपको अगर काम करना है तो सामंजस्य क्यों नहीं बिठाते? आपको काम करना है तो बैठ करके किसी चीज को मंत्रणा क्यों नहीं करते? बात संवैधानिक और असंवैधानिक कार्यों की करूं धर्मराज जी, तो एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि आज तक मैं आपको बताऊं, जितना मैंने अध्ययन किया है, कि जो चुने हुए प्रतिनिधि, जो नेता है, ये तो असंवैधानिक काम कर देते हैं, लेकिन एलजी कोई भी कार्य करने से पहले, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, तो वो कोई भी काम करने से पहले अपने संविधान विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद में उस कार्य को करते हैं। अगर आज का निर्णय भी आप देखेंगे तो एलजी के 2 निर्णय इसके अंदर थे, मनोनीत सदस्यों को नामित करना और पीठासीन अधिकारी नामित करना। सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो गैर संवैधानिक नहीं बताया। और जो सत्या शर्मा या पीठासीन अधिकारी जिन्होंने ये उनका फैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया है, ये चुनी हुई प्रतिनिधि जो पीठासीन अधिकारी, उसका फैसला था कि हम इनको जो मनोनीत सदस्य है, इनको हम वोटिंग करवाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नेता है वो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक काम करते हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा एक संवैधानिक असंवैधानिक फैसला कोई भी पार्टी बता दे कि जो एलजी हाउस से हुआ हो, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उसको लताड़ पड़ी हो और यहां से यू टर्न लिया हो। हाँ, अधिकारों को लेकर के जरूर एक बार फैसला आया था, तो उसके अंदर भी कोई ऐसा नहीं था कि भाई कोई एलजी ने असंवैधानिक कार्य किया था। उन्होंने केवल कार्य की सीमाएं नामांकित करी थी कि इतनी ये सीमा एलजी की है, ये सीमा सरकार की। तो ये जो बार बार चुनी हुई सरकार एलजी के ऊपर आक्रमण करती है ना, तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास में भी अवरोधक है। और इस राजनीति जो है, जिसको मैं भी कह रहा था कि प्याज के छिलके की तरह उतरने वाली राजनीति का भी यही एक विषय कारण है। ये आता हूं। निरंजन पोद्दार जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिया, आप कुछ कहने वाले थे। धर्मराज जी, मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए थोड़ा सा आपकी बात, ये प्रियंका जी की बात को जवाब देना चाहता हूं। प्रियंका जी, बात तो इन्होंने इनको मेरी बात बहुत अप्रिय लगी, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, ये जो चुनी हुई सरकार और जो संवैधानिक पदों की बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा इनको आईना दिखाना चाहता हूं। वो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, जो वो आपके विधायक, आपके मुख्यमंत्री आवास पे चीफ सेक्रेटरी को बुला करके पिटाई करते हैं, ये संवैधानिक पद पे है। और ये जो आपकी जो मानसिकता है ना कि दिल्ली के मालिक हम हैं, आप ये मालिक वाला शब्द किस व्यक्ति के मुंह से निकला है धर्मराज जी? ये उस व्यक्ति से निकला है जो स्वराज की अवधारणा लेकर के, जिन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई थी, वो उनको मालिक वाली फीलिंग आ रही है। अरे भाई, एक तरफ आप स्वराज की अवधारणा लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप मालिक की बात कर रहे हो। जो आप कह रहे हैं कि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बांट दिया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बांट दिया था तो बिना मुख्यमंत्री के साइन के फाइलें आप एलजी हाउस में भेज रहे हैं। और आप जो है केवल अनर्गल बातें यहाँ पे बैठ करके, अगर कोई आदमी आईना दिखाए आपको बुरा लगता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इन सत्यों के ठीक है। निरंजन जी, आपकी बात आ गई सर। निरंजन जी, आपकी बात आ गई। निरंजन पोद्दार साहब मेरे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका